नमस्कार दोस्तों, मैं शहील। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, मेरे इस चैनल पर मैं ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड कई सारे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स और तथ्यों के बारे में बहुत ही डिटेल्ड वे में इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूं। और इसी के साथ साथ ह्यूमन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे कि ओसीडी, इसको मैनेज करने के संदर्भ में मैं कई सारे ट्रिक्स एंड टिप्स भी आपके साथ शेयर करता हूं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड एक बहुत ही खतरनाक वाली साइकोलॉजिकल कंडीशन को आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं, जिसे हम एंजाइटी के नाम से जानते हैं। ओके, और आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ बातें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, और वो ये है कि कृपया करके मेरे इन सारे वीडियोस को आप किसी भी प्रकार की मेडिकल गाइडेंस, एडवाइस या ट्रीटमेंट की तरह ना लें। ये सारे के सारे वीडियोस सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेटिव हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और जानने की कोशिश करते हैं एंजाइटी को। तो देखिए दोस्तों, ह्यूमन साइकोलॉजी जो होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड मैटर होता है। तो इसी वजह से इस ह्यूमन साइकोलॉजी की कई सारी जो कंसेप्ट्स होती हैं या फिर इसके जो कई सारे टर्म्स होते हैं, इनको हम सही से कभी समझ ही नहीं पाते हैं। और फिर इसी के चलते हम इससे जुड़ी हुई ह्यूमन साइकोलॉजी की कई सारे कंसेप्ट्स एंड टर्म्स होती हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा जनरलाइज्ड वे में ले लेते हैं। पर जब भी हम इन टर्म्स को, इन कंसेप्ट्स को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, तभी जाकर हमें पता चलता है कि ये टर्म्स कितनी कॉम्प्लेक्स हैं और कितनी कॉम्प्लिकेटेड हैं। और फिर तभी जाकर हमें इनका असली रूप जो होता है वो दिखाई देने लगता है। तो यही सारी बातें जो है ना, ये एंजाइटी के ऊपर भी लागू होती है। तो एंजाइटी जो होती है, ये सरफेस लेवल पर एक सिर्फ फ्यूचरिस्टिक वरीज के ऊपर बेस्ड इमोशनल रिस्पॉन्स की तरह दिखाई देती है। पर जब भी हम इसको गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, तब हमें यह पता चलता है कि ये जो एंजाइटी वाला इमोशनल रिस्पॉन्स होता है, इसके जो एक्सप्रेशंस होते हैं, ये बेसिक या फिर प्राइमरी लेवल पर तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल होते हैं। पर जैसे जैसे इस एंजाइटी वाले इमोशनल रिस्पॉन्स की इंटेंसिटी बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे उसके जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो वियर्ड होते चले जाते हैं, और एक हद के बाद तो वो किसी न किसी प्रकार की साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के सिम्टम्स के रूप में दिखाई देने लगते हैं। तो अगर हमें एंजाइटी एक्चुअली वर्क कैसे करती है इसे जानना है, तो इसके लिए पहले हमें एंजाइटी आखिर क्रिएट ही कैसे होती है, मतलब उसका प्रोसीजरल मैकेनिज्म क्या है, ये पहले जान लेना चाहिए। ओके, तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और जानने की कोशिश करते हैं कि ये प्रोसीजरल मैकेनिज्म कैसे होता है। तो इस प्रोसीजरल मैकेनिज्म की जो शुरुआत होती है वो होती है आपके साइकोलॉजिकल फोकस से या फिर आपके अटेंशन से। तो जब भी आपका फोकस या फिर अटेंशन किसी भी ऐसी फ्यूचरिस्टिक, एंटीसिपेटेड, परसीव्ड सिचुएशन या फिर कंडीशन के ऊपर आ जाता है, तब आपके दिमाग में कई सारे थॉट्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं। और फिर आपका जो दिमाग होता है वो इन कई सारे थॉट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स को पहले एनालाइज करता है, और फिर उस एनालिसिस के बेसिस पर इन थॉट्स को पेन क्रिएट करने वाले थॉट्स या फिर प्लेजर क्रिएट करने वाले थॉट्स, इन दो सेक्शंस में डिवाइड करता चला जाता है। पर जब आपके पेन क्रिएट करने वाले सेक्शन के अंदर कई सारे थॉट्स, जैसे कि फियर बेस्ड थॉट्स, गिल्ट बेस्ड थॉट्स, ऑब्सेशंस बेस्ड थॉट्स, अनसर्टेनिटी बेस्ड थॉट्स, फ्रस्ट्रेशन बेस्ड थॉट्स, या फिर ऐसे कई सारे और निगेटिव इमोशंस पैदा करने वाले थॉट्स की इंटेंसिटी जो होती है वो बढ़ती चली जाती हैं, तो फिर एक लिमिट के बाद इन सब थॉट्स का एक कलेक्टिव आउटपुट निकल के आता है, और वो होता है एक इमोशनल रिस्पॉन्स के रूप में, और उसी इमोशनल रिस्पॉन्स को हम कहते हैं एंजाइटी। ओके, तो दोस्तों, अभी हमने ये जानने की कोशिश की कि ये जो एंजाइटी वाला इमोशनल रिस्पॉन्स होता है वो
बैक ऑफ योर माइंड किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है। ओके, तो अब हम जानेंगे कि ये इमोशनल रिस्पॉन्स अब जो क्रिएट हो चुका है उसका नेचर क्या है। ओके, तो इसके नेचर को जानने के लिए हम इसको दो सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। इसमें पहला होगा इस इमोशनल रिस्पॉन्स के नेचर के बेसिक्स क्या है, और दूसरा सेक्शन होगा ये जो इमोशनल रिस्पॉन्स है एंजाइटी वाला वो किस तरीके से एक्चुअली एक्सप्रेस किया जाता है। तो इसमें पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि बेसिक्स क्या है इस इमोशनल रिस्पॉन्स के। तो देखिए दोस्तों, तो जहां तक इस एंजाइटी वाले इमोशनल रिस्पॉन्स के बेसिक्स का सवाल है, तो इसको जानने के लिए हम एक कंपैरेटिव वे का यहां पर यूज करेंगे। तो इसके लिए हम स्ट्रेस वाले इमोशनल रिस्पॉन्स के कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स को एंजाइटी वाले इमोशनल रिस्पॉन्स के कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ कंपेयर करके देखेंगे, ताकि हमें स्ट्रेस एंड एंजाइटी इसमें डिफरेंस क्या है ये भी पता चले, और इससे हमें एंजाइटी का नेचर भी पता चल पाएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसमें पहला डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों इसमें पहला सबसे इंपॉर्टेंट वाला डिफरेंस ये होता है कि स्ट्रेस में जो भी रिस्पॉन्स होता है मैक्सिमम केसेस में वो फियर बेस्ड ही होता है, और इसीलिए वो स्पॉन्टेनियस होता है। पर ये जो एंजाइटी वाला इमोशनल रिस्पॉन्स होता है ना, इसका भी बेस फियर वाला ही होता है, पर उसका रूप जो होता है वो फ्यूचर वरीज के रूप में एंजाइटी के अंदर दिखाई देता है। और ये जो फ्यूचर वरीज होती हैं ये भी एनालिसिस के ऊपर बेस्ड होने की वजह से इसके अंदर का जो रिस्पॉन्स होता है वो प्रोग्रेसिव होता है। ओके, तो स्ट्रेस वाला रिस्पॉन्स स्पॉन्टेनियस होता है और एंजाइटी वाला रिस्पॉन्स प्रोग्रेसिव होता है। ये हुआ इसका पहला डिफरेंस। इसका दूसरा डिफरेंस ये है कि स्ट्रेस वाला जो भी इमोशनल रिस्पॉन्स होता है वो ज्यादातर केसेस में वेरिंग होता है, मतलब वो बदलता रहता है। पर जहां तक एंजाइटी वाले इमोशनल रिस्पॉन्स की बात है तो इसके अंदर प्राइमरी लेवल पर जो एंजाइटी की जो बेसिक लेवल होती है वहां पर इसका रिस्पॉन्स वेरिंग ही होता है, पर जैसे जैसे एंजाइटी की लेवल्स बढ़ती चली जाती हैं वैसे वैसे ये इमोशनल रिस्पॉन्स होता है वो स्टैंडर्ड एंड पैटर्न बेस्ड होता चला जाता है। तो ये हुआ इसका दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस ये है कि स्ट्रेस के अंदर की जो लेवल ऑफ इंटेंसिटी होती है इमोशनल रिस्पॉन्स की वो क्या होती है, कभी लो होती है, कभी हाई होती है, कभी मीडियम होती है। तो इस तरीके से इसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा होती रहती है। पर ये जो एंजाइटी होती है इसके अंदर का जो इमोशनल रिस्पॉन्स होता है वो इनिशियल लेवल पर लो होता है और धीरे 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 सिर्फ वो बढ़ता चला जाता है, वो कम ज्यादा उसकी इंटेंसिटी नहीं होती है। वो एक बार बढ़ना शुरू हो जाता है तो वो बढ़ती ही चली जाती है। ओके, तो ये तो हुआ तीसरा डिफरेंस। इसके बाद इसमें चौथा डिफरेंस ये है कि ये जो स्ट्रेस वाला इमोशनल रिस्पॉन्स होता है वो ज्यादातर मामलों में अनसर्टन होता है। तो इसके कंपैरिजन में एंजाइटी वाला जो इमोशनल रिस्पॉन्स होता है कई सारे मामलों में वो अनसर्टन तो होता है ही, पर ज्यादातर मामलों में वो एबनॉर्मल एंड वियर्ड नेचर का होता है। तो ये तो हुआ चौथा डिफरेंस। इसके बाद पांचवा डिफरेंस क्या है ये जान लेते हैं। इसमें स्ट्रेस वाला जो रिस्पॉन्स होता है ये रिस्पॉन्स क्रिएट होने के लिए किसी न किसी प्रकार के एक्टिव स्ट्रेसर की जरूरत होती है। तो जब भी ये एक्टिव स्ट्रेसर आता है तो वो एक ट्रिगर पैदा करता है और जिसके चलते फिर स्ट्रेस वाला इमोशनल रिस्पॉन्स चालू हो जाता है। ओके, पर एंजाइटी के कॉन्टेक्स्ट में ये ऐसे एक्टिव स्ट्रेसर नहीं होते हैं, उनमें होते हैं इमेजिनरी ट्रिगर्स। ओके, तो जब भी ये इमेजिनरी ट्रिगर्स ऑन हो जाते हैं तो उसके चलते ये एंजाइटी वाला इमोशनल रिस्पॉन्स पैदा होता है। इसके बाद इसका छठा डिफरेंस ये है कि ये जो स्ट्रेस वाला इमोशनल रिस्पॉन्स होता है उसमें प्री एग्जिस्टिंग कंडीशनिंग ज्यादातर केसेस में होती ही नहीं है। पर एंजाइटी वाले
इमोशनल रिस्पॉन्स के अंदर प्री एग्जिस्टिंग कंडीशनिंग जो होती हैं उनके आधार पर ही ज्यादातर केसेस में ये एंजाइटी वाला इमोशनल रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। ओके, तो इस तरह से अभी हमने एंजाइटी के इमोशनल रिस्पॉन्स के नेचर के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानने की कोशिश की। तो अब हम इस एंजाइटी वाले इमोशनल रिस्पॉन्स को किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो इमोशनल रिस्पॉन्स है वो तो उस इंसान के दिमाग के अंदर पैदा हुआ है। ओके, और उसको वो इंसान कैसे एक्सप्रेस करता है ये जानना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो इसीलिए अब हम जानेंगे इस इमोशनल रिस्पॉन्स के एक्सप्रेशंस को। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने पहले ही देख लिया है कि ये जो एंजाइटी वाला इमोशनल रिस्पॉन्स होता है ना, वो बेस्ड होता है परसीव्ड चीजों पर, और इसी के साथ साथ ये जो इमोशनल रिस्पॉन्स होता है वो एबनॉर्मल एंड वियर्ड भी होता है। तो कुछ कुछ यही सारी बातें जो हैं वो उसके एक्सप्रेशंस पर भी लागू होती हैं। तो इसी वजह से कई बार ये जो एंजाइटी बेस्ड इमोशनल रिस्पॉन्स के ऊपर चलने वाले ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनका उस एंजाइटी के बेसिक कॉज से दूर दूर तक कोई कनेक्शन ही दिखाई नहीं देता। जैसे कि किसी इंसान को उसके करियर बेस्ड या फिर रिलेशनशिप बेस्ड किसी न किसी प्रकार की एंजाइटी है, तो इस संदर्भ में उसके जो एक्सप्रेशंस हैं वो करियर से रिलेटेड या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड होने के बजाय किसी और ही कॉन्टेक्स्ट में चले जाते हैं। जैसे कि वो बंदा सेल्फ डाउट की मोड में चला जाता है और फिर इसके चलते उसके कई सारे एक्टिविटीज को बार बार रिपीट करता चला जाता है, जैसे कि बार बार हाथ पांव धोना या फिर घर की या फिर ऑफिस की कई सारी जो चीजें होती हैं उनको बार बार अरेंज या फिर रीअरेंज करते चले जाना, या फिर अचानक से जो एक सोशल कनेक्टिविटी है वो कम करते चले जाना, या फिर उसके बिहेवियर में या फिर एक्शंस में किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटीज या फिर वियर्डनेस का दिखाई देना। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये किसी ना किसी प्रकार की एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की तरफ इशारा करती हैं। तो इसी वजह से ये देखा जाता है कि कई बार एंजाइटी बेस्ड ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं ये एंजाइटी की एडवांस स्टेज में किसी ना किसी प्रकार के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का रूप ले लेते हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों, अब तक हमने एंजाइटी आखिर होती ही कैसे हैं, मतलब उसका प्रोसीजरल पार्ट क्या है ये जानने की कोशिश की। उसके बाद हमने एंजाइटी इस इमोशनल रिस्पॉन्स के नेचर को जानने की कोशिश की। उसके बाद हमने एंजाइटी वाले इस इमोशनल रिस्पॉन्स का एक्सप्रेशन क्या होता है ये जानने की कोशिश की। तो दोस्तों, अभी इतना सब जान लेने के बाद यहां पर एक सवाल निकल के आता है, और वो ये है कि आखिर ये एंजाइटी होती ही क्यों है, मतलब उसका रीजन क्या है। तो देखिए दोस्तों, एंजाइटी क्यों होती है इसके तो कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि करियर में अप्स एंड डाउन्स की वजह से होने वाली एंजाइटी, या फिर आपके खुद के या फिर आपके फैमिली मेंबर के किसी हेल्थ की इश्यू से होने वाली एंजाइटी, या फिर फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से होने वाली एंजाइटी, या फिर रिलेशनशिप बेस्ड इश्यूज की वजह से होने वाली एंजाइटी। ओके, इसके अलावा अगर कोई इंसान ओवर थिंकिंग करता है या फिर ओवर जजमेंटल हो जाता है, ओवर एनालिटिकल हो जाता है, ओवर क्रिटिकल थिंकिंग करने लग जाता है, तो इस वजह से भी वो इंसान एंजाइटी का शिकार हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी के ब्रेन फंक्शनिंग के साथ कुछ गड़बड़ी पैदा हो गई है तो इससे भी एंजाइटी हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई इंसान किसी ट्रॉमा का शिकार हो चुका है तो उससे भी एंजाइटी हो सकती है। तो दोस्तों, ये और ऐसे कई सारे रीजंस हो सकते हैं जिससे एंजाइटी हो सकती है। पर दोस्तों, ये जितने भी रीजंस हैं ना, ये सिर्फ सरफेस पर दिखने वाले रीजंस हैं। पर ये जितने भी सरफेस पर दिखने वाले रीजंस हैं ना, इनके पीछे एक ड्राइविंग फोर्स होता है, और वो ड्राइविंग फोर्स होता है आपका परसेप्शन।
और ये जो परसेप्शन होता है ना, ये बेस्ड होता है आपके ओवरऑल नॉलेज, आपके ओवरऑल अच्छे और बुरे एक्सपीरियंसेस, और इसी के साथ साथ आपकी खुद से और दुनिया से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ये और ऐसे कई सारे और जो फैक्टर्स होते हैं इन सब के इंटरेक्शंस के ऊपर। तो इसी वजह से जब भी इन इंटरेक्शंस में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पैदा हो जाती है तो फिर वो आपके इंटरनल डायलॉग को अफेक्ट करने लग जाती है। तो फिर इसी वजह से आपका जो इंटरनल डायलॉग होता है वो इररियलिस्टिक, इलॉजिकल, जम्बल्ड एंड कंफ्यूज्ड हो जाता है। और फिर इन्हीं सब कारणों की वजह से फिर आपका जो ओवरऑल परसेप्शन होता है वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है, और फिर इसी वजह से आप परसेप्शनल इनकंसिस्टेंसी का शिकार हो जाते हो। और अगर आपका साइकोलॉजिकल फोकस इसी परसेप्शनल इनकंसिस्टेंसी के ऊपर बड़े लंबे समय तक रहता है, तब धीरे धीरे आपकी ये जो परसेप्शनल इनकंसिस्टेंसी होती है वो आपके दिमाग में फ्यूचरिस्टिक एप्रीहेंशन बेस्ड एक सिचुएशनल इमेज को आपके दिमाग में पैदा कर देता है। और इसमें यह दिखाया जाता है कि आपके फ्यूचर में किसी भी कॉन्टेक्स्ट में कुछ भी सही होने के चांसेस ना के बराबर है। और फिर जब भी आपका स्टेट ऑफ माइंड इस परसीव्ड एप्रीहेंडेड सिचुएशन के इमेज का हिस्सा बन जाता है या फिर वो उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, तब धीरे धीरे इस एप्रीहेंशन को आपका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो सच मानने लगता है, और इसी वजह से वो उसी एप्रीहेंशन में इन्वॉल्व हो जाता है या फिर उसमें वो अटक जाता है। और फिर इसी वजह से आपका स्टेट ऑफ माइंड इम्बैलेंस हो जाता है, और आपके स्टेट ऑफ माइंड का इम्बैलेंस हो जाना ही आपके एंजाइटी का असली रीजन होता है। ओके, तो दोस्तों इस तरह से अभी हमने एंजाइटी को बड़े ही डिटेल्ड वे में समझने की यहाँ पर कोशिश की है। इसके अगले वीडियो में मैं आपको एंजाइटी को कैसे मैनेज करना है इसके बारे में कुछ ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगा, जिनको अप्लाई करके फिर आप आपके एंजाइटी को बड़ी ही आसानी से मैनेज कर पाओगे। ओके, तो दोस्तों इसी नोट पर आज मैं बस यही रुकना चाहूँगा। मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। और इसी के साथ साथ मेरे सारे वीडियोस भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए। ओके, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।